नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज प्रधानमंत्री के 85 मिनट उनके सारे विरोधियों पर भारी पड़ गए। मोदी 85 मिनट तक बोलते रहे। एक खेमा मोदी मोदी के नारे लगाता रहा तो दूसरा खेमा अडानी अडानी का टेप बजाता रहा। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया, मगर राहुल के साथ साथ सारे विरोधियों पर जबरदस्त अटैक किया। सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। विपक्ष अडानी वाला नैरेटिव बनाकर मोदी को फंसाना चाहता था, लेकिन विरोधी पार्टियां यह भूल गई कि मोदी खुद अपना नैरेटिव गढ़ते हैं, विपक्ष के बुने हुए जाल में नहीं फंसते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कहा कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम दंग रह गया? मोदी ने किसकी ओर इशारा करते हुए यह कहा कि पहले पढ़ लिख कर आओ, रिसर्च करके आओ, फिर मोदी से टकराओ? मोदी ने आज किस सुरक्षा कवच की बात की? राहुल के 50 मिनट वाले फॉल्स नैरेटिव की पोल कैसे खोली? मोदी जब हाई पिच पर बोल रहे थे तब विरोधियों के पसीने कैसे छूट रहे थे? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 85 मिनट नोट कर लीजिए। 2024 तक नरेंद्र मोदी के ये 85 मिनट हर दिन हर घंटे विरोधियों के कान में गूंजते रहेंगे, उन्हें चुभते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, मोदी को विरोधी गुट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। न 14 में जरूरत पड़ी, न 19 में जरूरत पड़ी और न ही 24 में किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। राहुल के 50 मिनट वाले हिट जॉब का काउंटर करने के लिए मोदी 85 मिनट वाला ब्रह्मास्त्र लेकर आए। न रुके न थके, बैक टू बैक काउंटर पंच मारते रहे, हमला करते रहे। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मोदी ने बोलना शुरू किया, राहुल गायब थे। मोदी के भाषण को आधे घंटे हो गए, राहुल तब भी नहीं दिखे। जिस वक्त मोदी फुल फॉर्म में थे, अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, वो बाहर चले गए। लेकिन मोदी कहां रुकने वाले थे? मोदी तो सबूत के साथ राहुल के फॉल्स नैरेटिव, विपक्ष के हर नेता के एक एक आरोप का, हिट जॉब करने वाले इकोसिस्टम का पूरा हिसाब किताब करने का इरादा लेकर आए थे। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई ना। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम
दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। विपक्ष अडानी वाला जो टेप मंगलवार को बजा रहा था, मोदी के सामने संसद में बुधवार को भी वही टेप चलाया। एक खेमा सदन के भीतर था, दूसरा खेमा सोशल मीडिया पर एक्टिव था। कोई मोदी के स्पीच के मिनट काउंट कर रहा था, मोदी ने अडानी का नाम नहीं लिया, यह माहौल बना रहा था। राहुल की फोटो के साथ मोदी की फोटो फिट करके एजेंडा वाला ट्वीट घुमा रहा था। पोस्टर पहले से रेडी थे, इंतजार मोदी के स्पीच का था। इधर मोदी ने बोलना शुरू किया, उधर मोदी विरोधी इकोसिस्टम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वही पोस्टर घुमाने लगा। लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम यहीं पर गच्चा खा गया। राहुल को समझ में नहीं आया कि संसद में क्या हुआ। हम बताते हैं 85 मिनट में क्या हुआ। मोदी ने विपक्ष से कहा, राहुल को इशारा दिया, आधी अधूरी तैयारी के साथ मत आओ, फुल रिसर्च करके आओ, हवाई आरोप मत लगाओ, पढ़ के आओ, सबूत लेके आओ, तब जाकर मोदी से लड़ पाओगे। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना नहीं, आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। अंदाजा तो प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मनों को भी था कि इस बार मोदी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सुबह से ही मोदी को गाली देने वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया था। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। कांग्रेस सुबह से ही पोस्टर बैनर लेकर एंटी मोदी ट्वीट्स ट्रेंड कराने लग गई। एक ही पोस्टर अलग अलग टाइमलाइन पर घूमे, टेक्स्ट बदल दिए गए, दोस्ताना, याराना और न जाने क्या क्या। लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे को रत्ती भर का इल्म नहीं था कि जब मोदी की एंट्री होगी, जब मोदी बोलना शुरू करेंगे तो विपक्ष के सारे आरोप रफू चक्कर हो जाएंगे। हेट मोदी वाला एजेंडा चलाने वाले एक्सपोज हो जाएंगे। मोदी पब्लिक को डायरेक्ट एड्रेस करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। राहुल ने 50 मिनट में मोदी पर जो जो आरोप लगाए, मोदी ने सबूत के साथ सबका कच्चा चिट्ठा खोला। मोदी ने कांग्रेस की पूर्व की सरकारों और भ्रष्टाचार के कनेक्शन का पिटारा भी खोल डाला। लिस्ट लंबी है। 2013 अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, 2012 वाड्रा डीएलएफ घोटाला, 2011 नेशनल हेराल्ड घोटाला, 1980 से 1990 बोफोर्स घोटाला, 1973 मारुति घोटाला, 1971 नागरवाला स्कैंडल, 1951 मुंद्रा स्कैंडल। चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता। बैंक्रप्सी को देखा है। मोदी ज्यादा पीछे तो नहीं गए, लेकिन 2004 से 2014 तक यूपीए के राज में हुए भ्रष्टाचार की सारी फाइल खोल कर रख दी।
यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले डिफेंस डील को लेकर के, हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, किस किस पर कितने मामले, किस किस ने क्या क्या खेल किया, कौन कौन बेल पर है, जरा ये भी देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में लैंड स्कैम के आरोप हैं। विदेशी धरती पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध संपत्ति बनाने के आरोप हैं। राहुल और सोनिया गांधी पर पहले से नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, यहां भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है। दोनों 2015 से बेल पर हैं। सोचिए, जो खुद आरोपों के घेरे में है, वो मोदी पर अडानी को फेवर देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है? सच यह है कि मोदी के 22 साल के पॉलिटिकल करियर में घोटाले का एक भी आरोप नहीं है। मोदी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। विरोधियों की स्ट्रेटजी ही यही है, किसी तरह मोदी पर कोई न कोई कीचड़ उछाल दो। राफेल नहीं चिपका तो अडानी को मोदी के नाम से जोड़ दो। ये वही मोदी विरोधी मोर्चा है जिसने 19 से पहले राफेल उड़ाया था और अब 24 के लिए अडानी वाला टेप बजा रहे हैं। 19 में भी राफेल के बहाने मोदी पर अटैक के लिए इंटरनेशनल रिपोर्ट को हथियार बनाया था और 24 से पहले भी अडानी मामले पर इंटरनेशनल रिपोर्ट को ही हथियार बना रहे हैं। मगर अब तो मोदी ने यहां भी विरोधियों की पोल खोल दी है, क्योंकि जो विरोधी कल तक ये कह रहे थे कि मोदी के 9 साल में हिंदुस्तान कमजोर हो गया, अब वही विरोधी मोदी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मोदी तो दूसरे देशों को भी दबा देते हैं, अडानी के लिए डील करवा देते हैं। ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं। भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। विरोधियों का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक अडानी अडानी जपते रहो, मोदी से सवाल पूछते रहो। डाइवर्ट, डिफेम और डिनाई वाला टेक्स्ट फिट करते रहो।
और जब इससे मन न भरे तो मोदी का स्क्रीनशॉट लगाओ, जया बच्चन का स्क्रीनशॉट लगाओ और यह फैलाओ कि मोदी लीडर नहीं, मोदी तो एक्टर है। मगर ऐसा करके वो राहुल की एक्टिंग के बारे में नहीं बताते, क्योंकि संसद के भीतर और बाहर मोदी को बदनाम करने वाली असली एक्टिंग अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल ही है। इसीलिए तो 50 मिनट तक बोलने वाले राहुल को 85 मिनट वाली मोदी की स्पीच समझ में ही नहीं आई। He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। क्या होगा फिर आगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ राहुल को ही नहीं, राहुल की पार्टी के नेताओं को भी मोदी की बात समझ में नहीं आई। तभी तो राहुल बाहर निकले और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ये जपने लगा कि राहुल के 1.5 मिनट मोदी के 1.5 घंटे पर भारी पड़ गए। एक लाइन में समझें तो ये सब कुछ और नहीं, मोदी विरोधी फिल्म की कोरियोग्राफी है, जिसमें राहुल भी हैं, राहुल संग मोदी के कट्टर विरोधी भी हैं, और मोदी ये बखूबी जानते हैं। किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ
इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी यही रट रहा है कि मोदी ने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। बात तो सही है, 85 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष की पोल जरूर खोल दी। विपक्ष जिस नैरेटिव में मोदी को फंसाना चाह रहा था, वो उसमें फेल हो गए, क्योंकि मोदी खुद नैरेटिव गढ़ते हैं जो विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। सारे सर्वे, सारे ओपिनियन मोदी के फेवर में क्यों जाते हैं? पब्लिक ओपिनियन में राहुल गांधी के नंबर बढ़ क्यों नहीं पाते? नरेंद्र मोदी ने आज हंसते हंसते कांग्रेस की बखिया उधेड़ते उधेड़ते समझा दिया। प्रधानमंत्री को जिसने भी सुना उसे यकीन हो गया कि 24 का चुनाव मोदी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री अगले 14 महीने तक कभी डिफेंसिव नहीं होंगे, वो अटैकिंग मोड में ही रहेंगे और विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे। अगर आपने मोदी का भाषण सुना है तो उसका जस्ट 15 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपने मोदी को नहीं सुना तब तो इसे जरूर देखिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, मोदी ने कांग्रेस का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन दुष्यंत कुमार की इन दो पंक्तियों में ही पूरी की पूरी सियासी पिक्चर खोलकर बता दी। राहुल गांधी की जमीन बची ही कहां है? 2013 में 206 सीटों से कांग्रेस आज 53 सीट पर खड़ी है। कुल मिलाकर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। इनमें से भी 2 राज्यों में सत्ता हिल रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। 24 के लिए राहुल को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि मैदान में मोदी खड़े हैं और राहुल को अलायंस पार्टनर के लाले पड़े हैं। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है, अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। केवल 85 मिनट में प्रधानमंत्री ने 24 के चुनाव का टोन सेट कर दिया। मोदी ने 24 का मुद्दा सेट कर दिया, 24 का टारगेट सेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि 24 का चुनाव हम ही जीतेंगे। मोदी ने 24 के चुनाव में कम से कम 24 मुख्य बिंदु दिए हैं।
मोदी है तो यकीन है, मोदी है तो इज्जत है, मोदी है तो शोहरत है, मोदी है तो विकास है, मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो आटा है, मोदी है तो डाटा है, मोदी है तो ताकत है, मोदी है तो हिम्मत है, मोदी है तो विजय निश्चित है। मोदी इतने कमजोर नेता नहीं कि 17 नेता सदन के बाहर खड़े होकर तख्तियां पकड़ लें, कुछ नारे लगा दें तो मोदी की इमेज खराब हो जाएगी। मोदी को यकीन है कि पिछले 22 साल में उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आगे कर दिया। राहुल सदन में आते हैं तो अडानी अडानी करते हैं, मोदी गरीब गरीब करते हैं। साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं। वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है। वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? मोदी अपनी हर बात गरीब से ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने जो किया है वही जनता को समझना है। राहुल अडानी अडानी करते रहे, मोदी गरीबों को अपनी योजना समझा देंगे और 24 जीत जाएंगे। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा में मोदी का भाषण खत्म हुआ तो राहुल गांधी के चेहरे पर आई इस हंसी को गौर से देखिए और याद कीजिए, मोदी जब भी संसद में कांग्रेस की धुलाई करते हैं, राहुल ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन पर राहुल ने बातें भी वही की जिसे वो कई बार दोहरा चुके हैं और आप कई बार सुन चुके हैं। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।
मोदी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला रहे हैं जो डरती नहीं है। प्रधानमंत्री अब उस रूट पर निकल पड़े हैं जिसमें सरकार पर कोई आरोप लगे तो जनता जवाब देगी। मोदी अब 14 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। अगले 14 महीने में वो किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरेंगे, इसकी एक झलक आज संसद में दिख गई। आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। मोदी आज तक कभी राहुल को समझ में नहीं आए। एक इकोसिस्टम बनाकर राहुल गांधी मोदी से टकराने निकल पड़े, मगर प्रधानमंत्री ने सिर्फ 85 मिनट में इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने 135 दिनों तक भारत यात्रा की। वो कन्याकुमारी से पैदल कश्मीर तक पहुंच गए। लाल चौक पर राहुल ने तिरंगा झंडा फहराया। आज मोदी ने सिर्फ 4 मिनट में राहुल की पूरी यात्रा को जीरो कर दिया। 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जब मोदी ने लाल चौक पर झंडा लगाया था, और दूसरी जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा लगाया। लाल चौक में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी वहां धूम धड़ाके चल रहे थे। राहुल गांधी की जिस उपलब्धि को कांग्रेस 2024 का गेम चेंजर समझ रही है, उसे नरेंद्र मोदी ने तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर के आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा
किसने अपनी मां का दूध पिया? वो समय था। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जब कश्मीर पहुंचे तो वहां शांति थी। राहुल ने लाल चौक पर झंडा फहराया तो सुरक्षा का मजबूत घेरा था। लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। 31 साल पहले जब मोदी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तो वहां गोलियां चल रही थी। आतंकवादियों ने पहले ही लाल चौक के चारों तरफ पोस्टर लगा दिए थे, तो जिसने मां का दूध पिया है वो आकर तिरंगा फहरा कर दिखाए। 26 जनवरी 1992 से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को मोदी ने जम्मू में आतंकियों की चुनौती मंजूर की थी। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।